हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी सामाजिक विज्ञान का जो है कक्षा 10वीं के लिए भूगोल का जो अध्ययन आया है हमारे समक्ष, संसाधन एवं विकास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और यहाँ मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन्हीं क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर ये जो होगा टेक्स्ट से लाएगा, यानी पाठ्यक्रम से जो होगा एमसीक्यू तैयार होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ विश्वास किया जाता है कि ये जो होंगे बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, समझना। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत भूगोल के जो हमारा चैप्टर आया है संसाधन एवं विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण है संसाधन एवं विकास। और इसके अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है ये एनसी यानी पाठ्यक्रम से जो है ये उठाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन की सिलसिला यहाँ कैसे स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण गंभीर भूमि निम्नीकरण हुआ है? खनन के कारण जो है हमारा भूमि नष्ट हुआ है, कौन सा देश है? बताओ, बताइए भाई कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला तो ऑप्शन ये बता दिया गुजरात, दूसरा बता दिया झारखंड, तीसरा बता दिया सी केरल, चौथा डी उत्तरांचल। किस राज्य में खनन होती है? ये बात काफ़ी तो आपके दिमाग में स्टक कर रहा होगा कि कौन से राज्य में होती है, कौन से राज्य में होती है भाई साहब, बताइए। चलिए आप सोच लीजिए पहले, फिर मैं देखता हूँ। तो आपने सोच लिया होगा कि किस राज्य में होता होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए गुजरात में तो खनन कार्य अधिक इतना होता नहीं है, केरल में भी नहीं होता है, उत्तरांचल में भी नहीं होता है। सबसे अधिक जो खनन कार्य होता है वो झारखंड में होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक जो है खनन होता है और ये गंभीर भूमि निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खनन अधिक मात्रा में होता है झारखंड में। झारखंड बिहार पता ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लो अयस्क है? देखिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आया है कि कौन सा साधन जो है लो अयस्क है। ए नवीकरणीय हो सकता है, बी बायोटिक हो सकता है, सी प्रवाह, डी गैर नवीकरणीय साधन। देखिए सबसे पहली बात तो एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक बायोटिक और बायोटिक, बायोटिक और बायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग थिंग। तो सबसे पहले तो बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए हमारी तरफ से, क्योंकि लो अयस्क तो बी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवित प्राणियों की बात करता है। अब आपके द्वंद्व रह गए सिर्फ 3 ऑप्शनों में। आप लगाइए थोड़ा दिमाग, कौन सा आंसर सही होगा? आपने लगा लिया होगा। चलिए लो अयस्क जो है नवीकरणीय साधन तो नहीं है, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बायोटिक को तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, प्रभाव को भी हम रिजेक्ट ही कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है साफ क्लियर कट है कि गैर नवीकरणीय साधन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गैर नवीकरणीय साधन आपका
सही आंसर रहा। आपका आंसर क्या सही था? कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑप्शन जरूर लिख के भेजिएगा। तब कहते हैं जब पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, जब साथ दोगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे कि ज्वारीय ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? ज्वारीय संसाधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है ज्वारीय जो हम ज्वार भट्टा आता है उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ज्वारीय ऊर्जा की बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन है पुण्य पूर्ति योग्य, मानव निर्मित, अजैविक, गैर नवीकरणीय। चलिए अब आप अपना ऑप्शन सोचिए क्या है। देखिए मैंने अभी बताया आपको ये ज्वारीय ऊर्जा जो होता है नेचुरली ऊर्जा होती है जो ज्वार भट्ट के उत्पन्न के कारण होती है, और ये हमेशा अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही आता है, और इसका जो है हम फ़ायदा उठाते हैं। हम ज्वारीय ऊर्जा का जो है अच्छा सा उपयोग करते हैं बिजली बनाने में। तो ये देखिए कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जनरल सी बात है, मानव निर्मित तो है नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, अजैविक भी नहीं है, ठीक है, गैर नवीकरणीय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको हम दोबारा भी बनाया जा सकता है। अमावस्या पूर्णिमा तो आपको पता ही होगा कि महीने में 15-15 दिन के अंतराल में आता ही रहता है। तो इसका मतलब आपका आंसर ए सही जाएगा, पुण्य पूर्ति योग्य, यानी इसका आंसर जो है ए पुण्य पूर्ति योग्य ज्वारीय ऊर्जा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। आने वाला समय में ये भविष्य में इसका जो है काफ़ी मांग हो सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन से कारक है? देखिए क्वेश्चन मैं समझा दूंगा आपको कि पंजाब में भू निम्नीकरण यानी भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कारण क्या है? साफ क्वेश्चन समझ में आ गया कि पंजाब में भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रही है किन कारणों से हो रही है। क्या वहाँ पर गहन खेती होती है, क्या वहाँ पर वनों की कटाई होती है, या अति सिंचाई होती है, या अत्यधिक चराई होती है? देखिए आपको पता ही होगा कि भू निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण जो होता है कई क्षेत्रों में अति चराई के कारण होता है, यानी वहाँ पर जो है छोड़ देते हैं, खेत पड़ता तभी भी हो जाता है, या बहुत पशुओं को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक जगह का नाम दे दिया गया है पंजाब। तो आप ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा क्या हो सकता है। अब बात यहाँ पर क्लियर है कि पंजाब देखिए कृषि के लिए जाना जाता है, और कृषि के लिए जाने का मतलब होता है कि बार बार सिंचाई होना। यानी देखिए गहन खेती तो ख़त्म हो जाती है ऑप्शन इसके कारण, क्योंकि गहन खेती से तो होती नहीं है कभी भी भूमि का निम्नीकरण। वनों की कटाई तो इस क्षेत्र में हो नहीं रही है क्योंकि ये तो कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण आती है। अत्यधिक चराई का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं रहते हैं। तो आपको तो मैं पहले ही कहा कि पंजाब में कृषि सबसे अधिक होती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अति सिंचाई यानी बार बार सिंचाई होने के कारण जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। तो आंसर आपका सी है अति सिंचाई, यानी अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण कई समस्या खड़ी कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। ऑप्शन आपके समक्ष है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तरांचल। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोचा होगा क्या आंसर है। देखिए पंजाब तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अति चराई के कारण, सिंचाई के कारण खेती खराब होती, तो यहाँ पर तो छत पर करने की सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तर प्रदेश में ऐसी ही बहुत खेती है, तो वहाँ पर छत पे क्यों करेंगे लोग खेती। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा तो सबसे अधिक उत्पादन देता है। तो रह गया हमारा डी ऑप्शन उत्तरांचल। उत्तरांचल में जो है सबसे अधिक जो है छत पर खेती की जाती है। आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कभी हुआ है, लेकिन होता है। उत्तरांचल प्रदेश में जो है राज्य में छत पर खेती की जाती है क्योंकि ये काफ़ी जो है ढलान एरिया है, इसीलिए यहाँ पर जो है छत पर खेती करने की प्रावधान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत साफ है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। देखिए अब यहाँ पर ऐसा कारण हमने ढूंढना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पंजाब में तो हम देख लिए कि अधिक सिंचाई के कारण, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा भी इंक्लूड कर दिया गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इन सब का कहीं ना कहीं एक कारण ही होगा। तो क्वेश्चन भी काफ़ी कहते हैं ना समझ वाली होती है। तो आपको यहाँ सोचना है, क्या इन तीनों क्षेत्रों में खनन अधिक होती है, क्या इन तीनों क्षेत्रों में अधिक सिंचाई अधिक होती है, या वनों की अधिक कटाई होती है, अधिक चराई होती है। सोचिए क्या हो सकता है आंसर।
तो आपने आंसर सोच लिया होगा। ओ भाई साहब, बहुत आसान इसका आंसर है। आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कृषि के लिए ही जाने जाते हैं और यहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। तो जर्नल सी बात है, खनन तो होगी नहीं। ठीक, खनन तो होगी नहीं। देखा जाए तो वन की कटाई भी इस क्षेत्र में दिखनी होती, अत्यधिक चराई भी नहीं होगी। तो आपका तो आंसर क्लियर है। अधिक सिंचाई के कारण जो है यहाँ पर भूमि निमीकरण होती है। तो देखा, मैंने कहा था ना, बहुत ही आसान, दिमाग लगाओगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र में कृषि ही कृषि की जाती है मैक्सिमम। तो जनरल सी बात है कि अधिक सिंचाई के कारण जो है यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न करती है। चलिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी खास है कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। बहुत क्वेश्चन साफ है, क्लियर है। ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है बी लेटराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लाल मिट्टी। और आपको सोचना है कि कौन सी मिट्टी जो है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी पाई जाती है। तो सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए, उत्तर भारत में जो है काली मिट्टी तो नहीं पाई जाती है, ना तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और ना ही लाल मिट्टी। तो इसका मतलब आंसर जो है सी जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में सबसे आम मिट्टी है। तो आप जलोढ़ मिट्टी पे लगा सकते हो। आपका आंसर जो है सी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सी जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। ऑप्शन आपके समक्ष है जम्मू और कश्मीर के हिस्सों में, उत्तरी गंगा मैदान में, दक्कन पठार पूर्वी और दक्षिण भाग में, उपयोग में से कोई नहीं। तो आप सोचिए थोड़ा सा आंसर। आपने सोच लिया होगा आंसर कि किसका आंसर आप क्या देने वाले हो। सारे बच्चे सोच ले, अच्छा रहेगा। देखिए, लाल मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ नहीं पाई जाती है लाल मिट्टी। उत्तरी गंगा मैदान में भी नहीं होती और उपयोग में से कोई की तो बात उठती ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर सी है। इसका आंसर जो है सी, दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिम भाग। किन किन बच्चों का सही था जरूर कमेंट करें कि आपका आंसर सही गया था, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से ही आपका जो एग्ज़ाम महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन सही जाता है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, और बार बार इन क्वेश्चन को देखते हो तो ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन जो है टिप्स पे याद हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण। देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ। उच्च मिट्टी की सामग्री, उपमुद्रा में कंकड़ और पिंडों की उपस्थिति, आग्नेय और उपांत चट्टानों में लोह का प्रसार, उच्च नमी सामग्री। देखिए, आप बहुत ही आंसर साफ है, क्लियर है। आप दिमाग लगाइएगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। तो आपने आंसर इसमें से सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए, रखिए अपने पास। देखिए, यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन की बात करें, उच्च मिट्टी सामग्री, ये तो हो नहीं सकती, लाल मिट्टी के रंग होने के कारण ही नहीं बनता। उपमुद्रा में कंकड़ पिंडों की उपस्थिति, चलिए इससे तो बात ही नहीं बनता, इससे तो लाल होने का कारण ही नहीं है। नमी तो सबसे बड़ी बात है कि नमी होने से कोई लाल और काला नहीं होती, जो गलत बात है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। तो आंसर तो एक ही रह गया। देखिए, यहाँ लोहा का प्रसार लिखा हुआ है। आपको पता है लोहा जो होता है रेड होता है। हमारे ब्लड में भी जो है आयरन होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है रेड होता है, यानी हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन आयरन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और आपको स्कूल में भी आयरन गोलियां दी जाती है, खून आपके बढ़े। तो लाल खून बनने के लिए होता है। तो इसका मतलब इसका साफ हो गया। और देखिए, आग्नेय और उपांत, आग्नेय चट्टान यानी आग से निकला हुआ लावा, तो लाल ही रहेगी। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या बनती है, आग्नेय और उपांत चट्टानों में लोहे का प्रसार। तो ये आपको ऑप्शन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन भी काफ़ी जरूरी था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मृदा निर्माण के लिए कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है। देखिए, एक तो है सुकून, ये तो कोई बात ही नहीं आता है। पैरन रॉक, जलवायु, दिन की अवधि। देखिए, सुकून के तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। आप सोचिए, जल्दी सोचिए, सोच लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि हमारा आंसर कहाँ तक सही जा रहा है। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए, सुकून तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। पैरन रॉक, जलवायु, दिन की अवधि। तो जनरल सी बात है कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो सुकून को तो हम एलिमिनेट इसलिए किए हैं क्योंकि कहते हैं मिट्टी बनने में काफ़ी समय लगता है, यानी रिलीफ, यानी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर तो नहीं पूछा था। तो सुकून जो है हमारा पहले एलिमिनेट हो चुका है।
पैरेंडॉक भी एलिमिनेट होगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। जलवायु भी एलिमिनेट हो जाएगा, जलवायु से तो मिट्टी बनती है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो शकुन, पैरेंडॉक, जलवायु, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन दिन की अवधि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तो गलत है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी हमारा ऑप्शन होगा डी। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो शकुन तो चाहिए भाई, टाइम लगेगा तभी तो मिट्टी का निर्माण होगा, और पैरेंडॉक नहीं रहेगा तो मिट्टी का निर्माण भी नहीं होना, जलवायु की नहीं रहेगी तो निर्माण ही नहीं होगा, लेकिन दिन की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है मिट्टी निर्माण के लिए, तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को हम और क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, काली मिट्टी को आप क्या कहते हो, कभी आपने सुना है? सुने होगे तो जरूर आंसर इसको दे दोगे फटक से। इसके ऑप्शन है बांगर, खादर, रेगूर या हुमस। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन भी है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, क्या हो सकता है आपका आंसर। तो आंसर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। देखिए अब हम बताते हैं, बांगर तो होना संभव नहीं है, काली मिट्टी को बांगर नहीं कहा जाता है, खादर भी नहीं कहा जाता है, बांगर खादर नहीं कहा जाता है, हुमस भी नहीं कहा जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगूर है, यानी सी ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर सी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में वन वातन क्षमता होती है। देखिए स्वयं वातन क्षमता किस में होती है, यहाँ पर शब्द भी जो है संस्कृत के होते हैं, तो ये भी बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो निम्नलिखित में किस मिट्टी में स्वयं वातन क्षमता होती है, यानी स्वयं क्षमता रखती है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, किस में होती है? सोचिए, विचार कीजिए, ऑप्शन तो अपना तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, मिट्टी में स्वयं क्षमता यानी पानी को जो है सोखने की क्षमता किस में होती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी में तो नहीं होती है, लाल मिट्टी में भी नहीं देखने को मिलता है, पहाड़ी मिट्टी में तो होता ही नहीं कि उसमें भी रेत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काली मिट्टी को काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि काली मिट्टी में है जो है स्वयं वातन क्षमता बहुत अधिक होती है, और आपका जो आंसर भी है सी, काली मिट्टी। तो अपना लिख लीजिए, समझिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सटीक नहीं है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आंसर देना भी आपके लिए संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की संरक्षण के लिए उपाय कारगर नहीं है। हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन है स्टीम क्रॉपिंग, सीढ़ीदार खेती, आश्रय बेल्ट, भूजल का अत्यधिक दोहन। आप देखिए, आप सोचिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, सोच लीजिए। चलिए इसमें देखा जाए तो इसमें ये क्वेश्चन साफ है कि मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसका कोई तो बात नहीं बनती, स्ट्रिप क्रॉपिंग का, सीढ़ीदार खेती का भी नहीं बनती है, आश्रय बेल्ट का भी नहीं होता है, भूजल का अधिक दोहन इसके कारण है ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। कि अगर भूजल का अधिक दोहन कीजिएगा तो ये कहाँ से मृदा संरक्षण की बात कहेगा। तो जनरल सी बात है, आपको ऑप्शन जो है डी काफ़ी करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। मुझे विश्वास है कि आपने भी डी को ही सही सेलेक्ट किया होगा। अगर ऐसा करते हो तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे समक्ष जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है। जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है। अब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर रहती है, क्या उसको चरगाह भूमि कहते हैं या कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं या बंजर भूमि या वर्तमान परती। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए बंजर भूमि जो बंजर ही होती है उस पर कृषि करना संभव नहीं है, और चरगाह भूमि वो चरगाह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्तमान परती यानी कुछ समय पहले, तो इसका मतलब है कि आपने भी सही सोच लिया होगा कि बी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बी जो है कृषि योग्य जो है बंजर भूमि है, कृषि योग्य लेकिन फिर भी जो है बंजर पड़ा हुआ है। तो आप इसका साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रही, लेकिन ये बंजर थी नहीं, ये भूमि के लिए उपयुक्त था। तो कृषि योग्य बंजर भूमि इसका सही ऑप्शन है, और आपने भी शायद सही आंसर दिया है। अगर दिया है तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है
और क्वेश्चन है ढलानों में नीचे पानी के बहाव को धीमी करने के लिए समोच्च रेखा के साथ जुताई करना कहलाता है। यानी देखिए, ढलान पे आप जाते हो पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है पानी की प्रवाह कम करने के लिए किस तरह के जो है जुताई करनी चाहिए, उसे हम कहते क्या हैं? इसका ऑप्शन है स्टीम क्रॉपिंग कहते हैं, क्रॉपिंग, शीर्षण कहते हैं, समोचन जुताई कहते हैं, या सीढ़ीदार खेती। आप अपना आंसर लगाइए, देखते हैं क्या आंसर आपका हो सकता है। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, हाँ मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लगाया होगा, सीढ़ीदार खेती, यानी सीढ़ीदार खेती आपने सही आंसर लगाया होगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो है एग्जामिनर के जो है चक्रों में फंस गए। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ तो स्टीम क्रॉपिंग तो होती नहीं है, शीर्षण भी नहीं कह सकते, और सीढ़ीदार खेती तो जर्नली होता है लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन जिसको हम यहाँ क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि ढलान से नीचे पानी के प्रभाव को धीमा करने के लिए, ढलान के लिए, तो वहाँ पर हम समुच्चय जुताई करेंगे। समुच्चय जुताई करने से ये होता है कि वहाँ पर जो है पानी के प्रभाव बहुत काफ़ी धीमी हो जाती है। तो वही कहता हूँ ना, एग्जामिनर के चक्रव्यूह में मत फंसो, दिमाग लगा के जो है एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे बढ़ो। और यही समझदारी यहाँ पर जो है त्रिपान स्टडी सेंटर लाता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगा और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको पता ही होगा त्रिपान स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक बार त्रिपान स्टडी सेंटर पे जाने की ज़रूरत है। एक बार जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।